Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss class 10th history, third chapter, applied history. We have already done our first part. Now today we are going to discuss our second part. So हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में देखा कि हिस्ट्री को क्यों पढ़ना ज़रूरी है, हिस्ट्री को पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हम लोग उसी के आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है 3.3 अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट। पीपल ऑफन आस्क अबाउट अ प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। तो बहुत लोग पूछते हैं कि हिस्ट्री का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ होने वाला है, हिस्ट्री को अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बेनिफिट होने वाला है। द आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द नेचर टू अप्लाइड हिस्ट्री आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल एज। तो इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया आंसर है अप्लाइड हिस्ट्री। अगर आप अप्लाइड हिस्ट्री पढ़े तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हिस्ट्री को क्यों पढ़ना चाहिए और हिस्ट्री का यूज़ हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होता है। द विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। बता रहा है कि पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का रिलेशन हमारे प्रेजेंट में होता है। पास्ट में जो कुछ आज प्रेजेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसका मेन रूट पास्ट है। पास्ट की वजह से ही आज प्रेजेंट में हम हैं, इस तरह से हैं। जो जिस तरह से भी हम आज प्रेजेंट में हैं उसका मेन रूट क्या है, पास्ट में है। वी न्यूटर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन टूवर्ड्स देम। और हमारे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी होती है, कुछ अट्रैक्शन होता है उसे जानने के लिए हमारे पास्ट को। वी विश टू नो मोर अबाउट देयर हिस्ट्री बिकॉज दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर एंसेस्टर। तो बता रहा है कि हिस्ट्री को हमें पढ़ना चाहिए जिससे हमें पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर्स का थॉट कैसा था, उनकी परंपरा कैसी थी, जिसे उन्होंने हिस्ट्री में क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। इट इज़ अवर हेरिटेज, ये हमारी विरासत है। इट हेल्प टू बिल्डिंग अवर आइडेंटिटी। और अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानते हैं तो इससे हमें हेल्प मिलती है अपनी आइडेंटिटी को क्या करने का, डेवलप करने का और बिल्ड करने का, कि वो लोग किस तरह से रहते थे, वो लोग किस तरह से ट्रेडिशन फॉलो करते थे, किस तरह से परंपरा को फॉलो करते थे। अगर वो सब हमें पता रहेगा तो उसका यूज़ हम भी करके अपनी आइडेंटिटी को क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक अस विथ आवर ओरिजिन, हैंस it become necessary to preserve and conserve it for future, for our benefits as well as for the benefit of our future generation। तो बता रहा है कि हिस्ट्री की जो भी हेरिटेज है उन्हें हमें कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करना चाहिए, जो आगे चलकर हमारे फ्यूचर जनरेशन के काम आएंगे, साथ ही साथ वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बेनिफिशियल भी होंगी। Applied history is concerned with the preservation and conservation of our heritage and make it accessible to people। बता रहा है कि जो अप्लाइड हिस्ट्री है उसको प्रिजर्व करना चाहिए ताकि आगे जो फ्यूचर में पीपल्स आए वो भी उसका यूज़ करके अपनी लाइफ को और अच्छा बिल्ड बना सके, अपनी आइडेंटिटी को क्या कर सके, अपनी लाइफ को बिल्ड कर सके और अपनी आइडेंटिटी को क्या कर सके, डेवलप कर सके। हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट brief applied history can be described as understanding of our present with the help of history and finding right direction from the benefit to our future। तो बता रहा है कि अप्लाइड हिस्ट्री जो है हमें प्रेजेंट पास्ट के बारे में बताता है कि हम लोग पास्ट का यूज़ करके किस तरह से प्रेजेंट को अपने डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका किस तरह से अपने फ्यूचर को और ब्राइट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 3.4 मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। तो हमारा फर्स्ट है कल्चरल हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत और कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक। इट इज़ द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। इट इज़ टू टाइप, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। तो बता रहा है कि कल्चरल हेरिटेज जो होता है वो ह्यूमन क्रिएशन होता है और इसके दो पार्ट होते हैं, एक टेंजिबल और दूसरा इंटेंजिबल। तो टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूडेड एशियंट साइट्स, बिल्डिंग्स, आर्टफैक्ट, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स एक्सेट्रा। तो बता रहा है कि टेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज होते हैं उसमें एशियंट साइट्स होती है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ, उसके बाद मोहनजोदारो हुआ, और बिल्डिंग्स मतलब जैसे कुतुब मीनार हुआ, उसके बाद
ताजमहल हुआ। आर्ट फैक्ट, मनुस्क्रिप्ट, स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब मूर्ति होता है, आर्ट फैक्ट मतलब हस्तलिपि होता है। उसके बाद मनुस्क्रिप्ट मतलब आर्ट फैक्ट मतलब कला, और मनुस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिपि होता है, स्कल्पचर्स मतलब मूर्ति होता है, पेंटिंग मतलब कला होता है। तो ये सब जो होते हैं ये सब टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो फिजिकली अवेलेबल हो, जिन्हें हम छू सकते हैं, और इनटेंजिबल का मतलब उसका अपोजिट होता है ऐसी चीज़ें जो फिजिकली ना हो, जिसे हम छू नहीं सकते। दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूडेड द फॉलोइंग थिंग। अब देखिए, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जिसे हम छू नहीं सकते और जो फिजिकली नहीं होता, तो उसमें ओरल ट्रेडिशन एंड देयर लैंग्वेज, हमारे ओरल ट्रेडिशन, ओरल परंपरा जो होती है, और साथ ही साथ लैंग्वेज। उसके बाद ट्रेडिशनल नॉलेज, जो परंपरागत रूप से नॉलेज पास होते आ रहे जनरेशन बाय जनरेशन, वो सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल ऑफ अ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, सामाजिक परंपरा और रिवाज जो फेस्टिवल हम लोग मनाते आ रहे हैं जिस तरह से। स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, आर्ट को परफॉर्म करने का स्टाइल। सर्टेन ट्रेडिशन स्किल, और परंपरागत स्किल्स मतलब कौशल्य। उसके बाद कम्युनिटीज़, ग्रुप हु रिप्रेजेंट सच ट्रेडिशन, कस्टम एंड स्किल, और ग्रुप्स जो इस परंपरा को रिप्रेजेंट करते थे, इस रिवाज को रिप्रेजेंट करते थे, इस स्किल्स को रिप्रेजेंट करते थे, उनके बारे में ये सब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आते हैं। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का मतलब भी वही है कि जो फिजिकली ना हो, जिसे हम छू नहीं सकते, और टेंजिबल का मतलब होता है जो फिजिकली अवेलेबल हो, जिन्हें छू और देख सकते हैं। Next, natural heritage. The concept of natural heritage gives importance to thought of biodiversity. It include a following thing. तो बता रहा है नेचुरल हेरिटेज जो है वो हमें बताते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, फौना, फ्लोरा, इकोलॉजी एंड जीमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज क्यूरिशियल फॉर सस्टेनिंग द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। तो बता रहा है फ्लोरा मतलब होता है पशु, और फ्लोरा मतलब होता है फूल या पेड़ पौधे। तो बोल रहा है ये दोनों का रिलेशन जो होता है वो इकोनॉमिकली और जोग्राफिकल कंडीशन से रिलेटेड होता है। अगर जैसे देखिए कहीं पर पेड़ पौधे या फूल, मान लीजिए कि गुलाब है, तो गुलाब सिर्फ ज़्यादातर कश्मीर या बर्फीले जगहों पर होता है, लेकिन वहाँ का ज़मीन उस तरह का है इसीलिए वो होता है। तो वही बता रहा है कि फ्लोरा और फौना, अगर वहाँ की ज़मीन वैसी नहीं होती तो वहाँ पर वैसे पेड़ पौधे नहीं उगते। उसी तरह से पेंगुइन जो है वहाँ पर पाया जाता है, तो उसका कारण है कि वहाँ की ज़मीन ऐसी है इसलिए वो लोग पाए जाते हैं। अगर वहाँ पर वैसी ज़मीन नहीं होती, वैसा इन्वायरमेंट नहीं होता, तो वहाँ पे वो लोग नहीं पाए जाते। तो फ्लोरा और फौना पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स पे। इट इज़ इसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ अ फ्यूचर जनरेशन टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज। तो बता रहा है कि फ्यूचर जनरेशन को दिखाने के लिए, उन्हें अपने हेरिटेज के बारे में बताने के लिए हमें अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। यूनेस्को द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड सम डायरेक्टिव्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। बता रहा है कि यूनेस्को जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ डायरेक्टिव्स, कुछ रूल्स और रेगुलेशन बताए हैं कि किस तरह से हम लोग कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव, लिस्ट ऑफ साइट्स एंड ट्रेडिशन आर डिक्लेयर एज वर्ल्ड हेरिटेज। और उसी डायरेक्टिव्स के बेस पर यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर करता है। और जब हम कोई भी साइट्स जब वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर हो जाती है तो उसको एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी मिल जाती है, वो फेमस हो जाता है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार और मैं बोलता हूँ, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और ये यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूडेड वेस्टर्न घाट, द कास्ट प्लेट्यू इन द डिस्ट्रिक्ट सातारा इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। बता रहा है कि यूनेस्को द्वारा एक नेचुरल हेरिटेज साइट इंक्लूड की गई है, नेचुरल हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और उसका नाम है कास्ट प्लेट्यू, और वो सातारा डिस्ट्रिक्ट में है, और वो सातारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। और ये जो कास्ट प्लेट्यू है वेस्टर्न घाट में, और ये कास्ट प्लेट्यू में
एक मौसम में ऐसे ऐसे पेड़ पौधे और ऐसे ऐसे फूल उगते हैं जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं उगते। यही कारण है कि कास प्लेटी को यूनेस्को ने वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में लिस्ट में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट, एट अ ग्लैंस द इंडियन ट्रेडिशन डिक्लेयर एज अ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज। तो देखिए, इंडियन ट्रेडिशन के थ्रू कुछ इंटेंजिबल हेरिटेज है जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो 2001 में डिक्लेयर किया गया था कोट्टियम संस्कृत थिएटर, ये कहाँ पर है? केरला में। नाउ नेक्स्ट 2003 में डिक्लेयर किया गया था द ट्रेडिशन ऑफ अ वैदिक चैंटिंग। और उसके बाद 2005 में रामलीला द ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रामायण इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नाटक होता है रामलीला, उसको भी इंटेंजिबल हेरिटेज घोषित किया गया। 2009 में रमन रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ अ घरवाल हिमालयज में रिचुअल थिएटर्स में ये सब परफॉर्मेंस होता है। 2010 कालबेलिया फोक सॉन्ग एंड डांस है, कहाँ का? राजस्थान का। 2010 छऊ डांस अ ट्रेडिशन फ्रॉम अ ईस्टर्न इंडिया का ट्रेडिशनल डांस है। उसके बाद मुडियेट्टू अ रिचुअल थिएटर ऑफ अ केरला। ये थिएटर है, रिचुअल मतलब होता है रिवाज, जो परंपरा के द्वारा चला आ रहा है। कहाँ का थिएटर है? केरला में। उसके बाद है बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख रिसिटेशन ऑफ स्क्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन द ट्रांस हिमालय लद्दाख रीजन जम्मू एंड कश्मीर। तो बता रहा है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो ट्रांस हिमालय में है, और ट्रांस हिमालय जो लद्दाख में है उस रीजन में है, और लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर का पार्ट था, लेकिन अब जो है वो बदल गया है, ये अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है। और ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग अपने ज्योग्राफी में जानेंगे कि ट्रांस हिमालय कहाँ पर है। नाउ नेक्स्ट 2013 में संस्कीर्तन रिचुअल सिंगिंग ड्रम्बिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर। ये रिचुअल सिंगिंग ड्रम्बिंग और डांसिंग ट्रेडिशन है, कहाँ का? मणिपुर का। संस्कीर्तन ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ मेकिंग यूटेंसिल्स of brass and copper among the thetheras of जंदीला गुरु पंजाब। तो बता रहा है कि 2014 में कॉपर और ब्रास मतलब तांबा और पीतल से बर्तन बनाने की जो परंपरा है, जो कला है, उसको भी प्रिजर्व करके रखा गया है। नाउ 2016 में योगा को भी हम लोग ने इंटेंजिबल हेरिटेज में प्रिजर्व किया, इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया। नेक्स्ट, वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। तो अभी आप बुक और एक पेन ले लीजिए, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताते जाता हूँ, उसको अपनी बुक में लिखते जाइए। तो सबसे पहले जो है 1983 में आगरा फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिया गया था, और आगरा फोर्ट जो है वो यूपी में है, और इसको बनाया गया था 180 कॉमन एरा में, मतलब 1080 कॉमन एरा में बनाया गया था। और इसकी जो मरम्मत है वो 1504 कॉमन एरा में सिकंदर लोदी ने कराई थी। नेक्स्ट 1983 अजंता केव जो है वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, और लगभग 29 चट्टानों को, रॉक्स को काट कर अजंता केव्स को बनाया गया है। 29 रॉक्स का मतलब है यहाँ पे 29 पहाड़ों को काट कर बनाया गया। नेक्स्ट 1983 में वेरुल एलोरा केव्स, एलोरा केव्स जो है वो महाराष्ट्र में ही है, और इसके अंदर टोटल 34 केव्स हैं। नेक्स्ट 1983 ताजमहल तो आप सबको पता है शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन इस ताजमहल का जिसने डिज़ाइन तैयार किया था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, और ताजमहल यूपी के आगरा में है। और ताजमहल जो है वो 1631 में बनाना स्टार्ट हुआ था, और 1648 में बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट 1984 ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम, ये तमिलनाडु में है, और ये एक टेम्पल है। नेक्स्ट हिंदू टेम्पल है। नेक्स्ट 1984 सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है, उड़ीसा में सन टेम्पल है, जिसका फ़ोटो हमारे 10 रुपये के नोट्स पे दिया होता है। 1986 चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, ये गोवा में चर्च है,
जिसे बनाया गया था 1510 कॉमन एरा में। नेक्स्ट 1986 फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी जो है वो अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सिकरी एक शहर का नाम है, वहाँ पर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था और ये आगरा फोर्ट से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका निर्माण 1517 से लेकर 1584 तक हुआ था। नेक्स्ट 1986 ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी, ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट 1986 खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, ये मध्य प्रदेश में है। 1987 एलिफेंटा केव्स, ये एलिफेंटा केव्स जो है वो उसके अंदर एक शिव मंदिर है और इसको सिल्हास वंश के एक राजा ने बनवाया था और ये गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट 1987 ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ये ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो है वो साउथ इंडिया में है। नेक्स्ट 2004 गैंगी कोंड चोलापुरम, बृहदेश्वर एंड एरावतेश्वर एंड दारासुरम, ये सब जो टेम्पल है ये सब तमिलनाडु में है और इसको 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया था। 1987 ग्रुप ऑफ मोनूमेंट एट पट्टादकल, ये कर्नाटका में है, इसको 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया था। 1989 बुद्धिस्ट मोनूमेंट एट सांची, ये मध्य प्रदेश रायसेन में है। नेक्स्ट 1993 हुमायूं टॉम्ब दिल्ली, ये जो है दिल्ली में है, टॉम्ब मतलब मकबरा होता है और हुमायूं का मकबरा जो है उनकी बेगम हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। नेक्स्ट 1993 कुतुब मीनार एंड इट्स मोनूमेंट दिल्ली, कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली के महरौली शहर में है और कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नेक्स्ट 1999 माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ये माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया में 3 रेलवे है। फर्स्ट है दार्जिलिंग हिमालयाज़ रेलवे, ये इसको बनाया गया था 1879 से 81 तक और ये पंजाब में है। नेक्स्ट नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इसको 1908 में बनाया गया था और ये तमिलनाडु में है, ब्रिटिशों ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट है कलका शिमला रेलवे, ये शिमला में है और इसको 1896 में बनवाया गया था। नेक्स्ट 2002 में महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, ये जो है 1056 कॉमन एरा में बनवाया गया था और इसको 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया। नेक्स्ट 2003 रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है और ये पत्थर के ऊपर कुछ डिजाइन किया हुआ है और कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि ये आदि मानव का चित्र है। नेक्स्ट 2004 चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, ये गुजरात में है, ये गुजरात से 21 मील की दूरी पर है, लगभग 29.2 किलोमीटर की दूरी पर है गुजरात स्टेशन से। नेक्स्ट 2004 छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये मुंबई में है, मुंबई, और इसको बनाने में 16,14,000 रुपये लगे थे और इसका जो निर्माण कार्य है वो 1887 में स्टार्ट हुआ था और 1888 में बनकर ये तैयार हो गया था। और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का नाम 2007 में शिवसेना ने बदल दिया था, नहीं तो इसका पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनल जिसे हम वीटी कहते थे और बाद में 2007 में इसका नाम बदलकर CST रखा गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और CST को बनवाया किसने था? फेडरिक विलियम स्टीवेंस ने। 2007 रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली, रेड फोर्ट को शाहजहां ने बनवाया था 1639 में। नेक्स्ट 2010 द जंतर मंतर जयपुर, इसे सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था और ये जंतर मंतर जो है वो समय देखने के लिए बनवाया गया एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। 2013 हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, ये राजपूताना शासन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट 2014 रानी की वाव द क्वीन ऑफ स्टेपवेल एट पटन गुजरात, गुजरात के पटन ज़िले में रानी की वाव है जिसका फ़ोटो हमें आपके 100 रुपये की नोट पे देखने मिलता है। और ये रानी की वाव जो है ये रानी उदयमती ने बनाई थी और ये ज़मीन से लगभग 27 मीटर गहरा है। क्या? रानी की वाव, मतलब ये रानी उदयमती ने जो महल बनवाया था वो ज़मीन के नीचे बनवाया था, ज़मीन के ऊपर नहीं। नेक्स्ट
2016. Archaeological sites of Nalanda Mahavidyalaya, Nalanda University at नालंदा बिहार। तो बता रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है उसको गुप्ता वंश के शासनकाल में बनाया गया था, और इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। मतलब इसके ऊपर रिसर्च जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और आपको भी पता होगा कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पहले जनरल डायरेक्टर थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। नेक्स्ट 2016 द कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़। ये 100 एकड़ में फैला हुआ है और इसको 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया था, और ये चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट 2017 अहमदाबाद हिस्टोरिकल सिटी, ये गुजरात में है और इसको 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया था। नेक्स्ट वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट, कुछ प्राकृतिक हेरिटेज साइट्स 1984 में लिया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क को, ये असम में है। 1985 में केलोदेव नेशनल पार्क को लिया गया था, ये आगरा में है। 1985 में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लिया गया था, ये असम में है। 1987 में सुंदरवन नेशनल पार्क को लिया गया था, ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। 1988 में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर जो है उसे लिया गया था, ये उत्तराखंड में है। 2005 में फ्लावर्स नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। 2012 में वेस्टर्न घाट को लिया गया था। वेस्टर्न घाट जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया को लिया गया था, ये दिल्ली में है। एंड मिक्स्ड में जो नेचुरल कल्चरल दोनों हेरिटेज साइट्स में आता है वो 2016 में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, और कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है और इसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिया गया था। तो यहाँ पे हमारे अप्लाइड चैप्टर थर्ड चैप्टर का पार्ट सेकंड ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।